9 मार्च 2025 की शाम गुजरात के भरूच शहर के गुलाब लोकेलिटी के पास कुछ कुत्ते एक प्लास्टिक की थैली खींचते हुए जा रहे थे और आपस में उस पर झगड़ा कर रहे थे। देखो तो ये बिल्कुल आम सी बात लग रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये मामला अजीब हो गया, क्योंकि कुत्तों की खींचतानी से उस प्लास्टिक की थैली से तेज बदबू निकलने लगी और तभी थैली के अंदर से कुछ ऐसा गिरा जो देखकर आसपास खड़े लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि उस प्लास्टिक की थैली में एक इंसान का सिर था जो शायद एक पुराना सिर था, जिसे छुपाने के लिए किसी ने चेहरा बिगाड़कर नर्दमे में फेंक दिया था। खबर फैलते ही इलाके में भीड़ जुट गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सिर को अपने कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना जीआईडीसी के ड्रेनेज में हुई थी, इसलिए पुलिस को शक था कि सिर ही नहीं, बाकी शरीर के अंग भी शायद ड्रेनेज में फेंके गए हैं, जो शहर की सड़क के किनारे काफी दूर तक चला गया था। इसलिए बाकी अंगों को ढूंढने के लिए पुलिस और लोकल क्राइम टीम जुट गई। ब्रांच की स्पेशल टीम ने ह्यूमन सर्वेलांस और टेक्निकल सर्वेलांस दोनों का इस्तेमाल करके जांच शुरू की। अगले दिन यानी रविवार 30 मार्च 2025 को पुलिस के निर्देश पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी उस जगह के आसपास जहां से सिर मिला था 0 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी नादुम हाथों से खोजने लगे। अब पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ कि जहां से इंसान का सिर मिला था वहां से सिर्फ 200 मीटर दूर कटे हुए दाहिने हाथ और एक काले प्लास्टिक में लिपटा कमर से घुटने तक का शरीर का हिस्सा मिला। उसके बाद तलाशी और बढ़ाई गई, सख्ती बढ़ा दी गई। अगले दिन ड्रेनेज लाइन के अंदर से पीड़ित का बायां हाथ बरामद किया गया। जब पुलिस जीआईडीसी की बीटा 3 एरिया में पहुंची तो एक साथ 4 टुकड़े मिले, जिनमें से 2 काले पॉलिथीन के बैग में थे और 2 खुले हालत में फेंके गए थे। सिर्फ 3 दिन के अंदर पुलिस ने 4 शव के टुकड़े बरामद किए, जिनमें से 2 पॉलिथीन में थे और 2 खुले ड्रेनेज में फेंके गए थे। किसी को मारकर उसके शव को टुकड़ों में काटकर शहर की नालियों में फेंकना, ऐसी बेरहम और हिंसक खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के साथ शव को टुकड़ों में काटा और अलग अलग जगह फेंक दिया। इस केस की सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान करना, क्योंकि शव के साथ ऐसा कोई सबूत या पहचान पत्र नहीं मिला था जिससे सीधे तौर पर पीड़ित का नाम पता चल सके। एक ही उम्मीद थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वही शायद कुछ सुराग दे सकती थी। घटना स्थल था घोलाबाजी जीआईडीसी नाम का एक इंडस्ट्रियल इलाका, इसलिए पुलिस ने फैसला किया कि आसपास की फैक्ट्रियों पर नजर रखी जाए। एक खास टीम बनाई और वे सब फैक्ट्रियों में तलाश शुरू कर दी। कहीं कोई कर्मचारी तो गायब नहीं हुआ। कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही थी ताकि शिकार की पहचान मिल सके। वैसे पुलिस दूसरे दिन से ही आसपास के इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। उनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह एक छोटी सी कड़ी पकड़ ले। इस केस में भी हत्यारे ने एक छोटी लेकिन अहम कड़ी छोड़ दी थी। जैसे ही वो पुलिस के हाथ लगी, जांच का रुख पूरी तरह बदल गया। लेकिन शुरुआती जांचकर्ताओं ने आज तक ये नहीं समझा कि ये अपराध इतना चालाकी से किया गया था कि हत्यारे की पहचान करना लगभग नामुमकिन था। चाहना तो थी, फिर भी कहा जाता है कि चाहे कोई कितना भी चालाक कातिल हो, ज्यादातर मामलों में वो कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है और वही गलती पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाती है। असली रहस्य तो उन शरीर के हिस्सों के अंदर छुपा था जिन्हें टुकड़ों में काटकर ड्रेन में फेंक दिया गया था। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द शो। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम भारत। अब सवाल ये उठता है कि विक्टिम की पहचान कैसे हुई। चलिए धीरे धीरे और आसान तरीके से इस बात को समझते हैं। 29 मार्च 2025 जिस दिन सिर मिला था, उसी दिन पोस्टमार्टम में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, क्योंकि डॉक्टरों ने विक्टिम के दांत के अंदर एक टूथटैप मिला। यही पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सुराग बन गया। इसके लिए पहले मरीज का डेंटल एक्सरे किया जाता है, दांत का माप लिया जाता है और फिर उसके हिसाब से कैप लगाई जाती है। मतलब अगर टूथकैप का रिकॉर्ड मिल जाए तो सीधे पीड़ित की पहचान हो सकती है। सबसे खास बात ये कि ये टूथकैप बिल्कुल यूनिक होते हैं, क्योंकि इन्हें अलग अलग मरीज के दांत की बनावट के मुताबिक बनाया जाता है। चूंकि पीड़ित ने हाल ही में दांत में टूथकैप लगवाई थी, तो यकीनन उसका एक्सरे या कोई डेंटल रिकॉर्ड मौजूद होगा, कहीं ना कहीं तो था। और अगर वो इस शहर का ही रहने वाला है तो किसी ना किसी दांत के डॉक्टर के पास उसका रिकॉर्ड जरूर होगा। इसलिए पुलिस की एक टीम शहर के अलग अलग डेंटल क्लिनिक घूम घूम कर पुराने रिकॉर्ड खोजने लगी। लेकिन सिर्फ टूथकैप पर भरोसा करके इस केस को सुलझाना काफी नहीं था। इसलिए पुलिस को कॉम्बिनेशन एविडेंस की जरूरत थी और वो उन्होंने खोज भी निकाला। बाद में पता चला कि शिकार के दाहिने हाथ पर एक टैटू था, लेकिन कातिल ने हत्या के बाद उस हिस्से की त्वचा काटकर फेंक दी थी ताकि कोई पहचान न सके। फिर भी हाथ पर कुछ निशान मौजूद थे। छोटे छोटे डॉट्स बच गए थे
जो पोस्टमार्टम में सामने आए। इसलिए पुलिस के पास अब टूथ कैप के अलावा एक छोटा सा विजुअल आइडेंटिटी यानी टैटू का निशान भी मिला। जैसा कि मैंने पहले बताया था, शरीर की हालत देखकर साफ था कि हत्या कुछ दिन पहले हुई थी। इसलिए पुलिस ने आसपास के थानों में हाल ही में दर्ज हुई मिसिंग शिकायतों की लिस्ट जुटानी शुरू की और उन केसों से इस शव को मिलान करने लगी। पुलिस ने आसपास के थानों से मिसिंग शिकायतों की लिस्ट इकट्ठा कर फिल्टर करना शुरू किया। पुलिस ने 30 से 40 साल उम्र के मिसिंग लोगों को छांटना शुरू किया। इस प्रक्रिया में एक लापता शिकायत मिली, जो मोहित चौहान नाम के एक शख्स ने 28 मार्च को पुरुष पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। यानी लाश मिलने से ठीक एक दिन पहले पुलिस को यह शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मोहित से संपर्क किया और उनसे बात करके पक्का किया कि उनका भाई सचिन चौहान कुछ दिन पहले डेंटिस्ट के पास टूथ कैप लगवाने गया था। मोहित ने पुलिस को एक तस्वीर दी जिसमें सचिन के हाथ पर नाम का टैटू और 3 छोटे डॉट्स दिख रहे थे, जो लाश के हाथों पर भी थे। पुलिस ने मल्टी स्टेप और स्मार्ट तरीका अपनाया। अब पुलिस मृतक की पहचान कराने के लिए पुलिस ने जिस व्यक्ति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी उसे बुलाया। जब शिकायतकर्ता को उस व्यक्ति का टुकड़े टुकड़े हुआ शव दिखाया गया तो वो शोक और पछतावे में डूब गया। मृतक सचिन बिजनौर का रहने वाला था। असल में उनका नाम सचिन चौहान था। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले थे और पिछले कुछ सालों से वाराणसी की एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो पता चला कि सचिन का दोस्त शैलेंद्र अचानक लापता हो गया है। अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों की तलाश में जुट गई। इसी संदर्भ में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र के बारे में पता चला कि 28 मार्च को सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ गायब व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। अब पुलिस शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शैलेंद्र सिर्फ शहर से गायब नहीं हुआ था, उसका मोबाइल फोन भी बंद था। संयोगवश सचिन ने आखिरी बार शैलेंद्र से ही मुलाकात की थी। ऐसी स्थिति में शैलेंद्र से पूछताछ जरूरी थी, लेकिन जिस तरह वो गायब हुआ था, पुलिस को उस पर शक करना पड़ा। एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि मृतक सचिन का मोबाइल फोन भी बंद था। पहले उसने अपने फोन पर बात करना बंद कर दिया था। हालांकि वो मैसेज के जरिए अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा था, जो कि संदेह पैदा करने वाली बात थी। आमतौर पर कोई गुम होने या मौत का सच छुपाने के लिए अपराधी फोन से चैट तो करते हैं, लेकिन कॉल नहीं करते। अब भारत पुलिस ने बिना वक्त गवाए यूपी पुलिस की मदद से यूपी के बिजनौर जिले में छापेमारी कर सचिन के दोस्त शैलेंद्र को वहां से हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र पहले झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने सचिन को मारा और उसका शव टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया। अब सवाल ये उठता है, शैलेंद्र ने अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया? पुलिस की पूछताछ में शैलेंद्र ने यही जवाब दिया। उसने कहा कि वो और सचिन पुराने दोस्त हैं और दोनों ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। दोनों वाराणसी में रहते हैं और एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन सचिन ने एक मामले में उसके साथ धोखा किया। असल में शैलेंद्र के मोबाइल में उसकी पत्नी की कुछ निजी तस्वीरें थीं, जिन्हें उसका सबसे अच्छा दोस्त सचिन एक दिन धोखा देकर उसके मोबाइल में से फॉरवर्ड कर गया। इसके बाद से सचिन और उसकी पत्नी की निजी तस्वीरों को लेकर शैलेंद्र को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। शैलेंद्र को यह बात बहुत परेशान करती थी। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने 24 मार्च की रात सचिन को अपने किराए के घर पर पार्टी में बुलाया। शराब पीने के बाद और रात का खाना खाने के बाद सचिन शैलेंद्र के घर पर ही सो गया, लेकिन शैलेंद्र जागा हुआ था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर सचिन का फोन लेकर उसमें से अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीरें मिटाने लगा। लेकिन उसी वक्त सचिन जाग गया। फिर इन्हें निजी तस्वीरों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उसी वक्त शैलेंद्र रसोई से एक चाकू लेकर सचिन पर हमला करने लगा। इसी तरह सचिन उसे मार डाला। दोस्तों, एक बात सोचो, एक छोटी सी गुप्त बात या कुछ पर्सनल तस्वीरें ही मौत का कारण बन सकती हैं। शैलेंद्र और सचिन की दोस्ती की कहानी ने हमें दिखा दिया कि लालच, धोखा और ब्लैकमेल इंसान को कितना बेरहम बना सकते हैं। आज शैलेंद्र सजा के सामने है और सचिन हमेशा के लिए खो गया। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि एक सख्त सीख है कि जब भरोसा टूटता है तो अंत में तबाही ही आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और हम ऐसे ही सच बोलते रहेंगे। अगर आप क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई, अनजानी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और याद रखिए,
अपराध कभी छुपा नहीं रहता। सच एक न एक दिन जरूर सामने आता है। धन्यवाद।